नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह आप सभी का कुछ किस्से कुछ कहानियाँ कथा चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपराध छोटा हो या बड़ा, विधाता दंड अवश्य देता है, पर कब और कैसे, इसका चुनाव भी विधाता स्वयं करता है। प्रसिद्ध लेखिका गौरा पंत यानी शिवानी की इस कहानी को सुनकर हमें इस बात पर यकीन भी होगा। आखिरकार वर्षों पूर्व एक जाने माने मशहूर डॉक्टर के हाथ से ऐसा कौन सा अपराध हुआ था और कुदरत ने उनके इस कर्म को उन्हें किस रूप में वापस किया था, क्या दंड दिया था। आइए सुने शिवानी की प्रसिद्ध कहानी दंड। सिंह नर्सिंग होम में बड़ा सा ताला लटक रहा था। लोकप्रिय डॉक्टर सिंह के अचानक इस तरह अदृश्य हो जाने पर उनके कई मरीजों की अवस्था और बिगड़ गई थी। अब क्या होगा? अपने हाथों का चमत्कार दिखा उन्हें औषधि पिलाने वाला मसीहा ऐसे अदृश्य क्यों हो गया? यह ठीक था कि कई दिनों से डॉक्टर सिंह ने अपने क्लिनिक में किसी भी नए मरीज को नहीं लिया था। फिर भी निराश मरीजों के असहाय आत्मीयजनों की एक लंबी कतार उनके सचिव के चरणों पर सिर रखकर गिड़गिड़ा रही थी। जैसे भी हो, एक बार डॉक्टर सिंह उनके मरीजों को देख भर ले, पर सचिव बेचारा क्या करता? डॉक्टर साहब अपनी सजी कोठी के सबसे ऊपर के कमरे में स्कॉच लेकर बंद थे। किसकी मजाल थी कि द्वार खटखटा दे। बीच बीच में उनका गूंगा नौकर बदलू कॉली तेज कॉफ़ी की ट्रे लेकर वहीं पहुंचता रहता। साहब क्या कर रहे हैं, कैसा मूड है, बैठे हैं या लेटे हैं? किसी भी प्रश्न का उत्तर गूंगा नहीं दे पाता तो डॉक्टर सिंह का सचिव सुशील राय झुंझला उठता। कैसी ही अटूट संपत्ति क्यों न हो, ऐसे भला कितने दिनों तक काम चलेगा? बंधे मरीज क्या उनके लिए बैठे रहेंगे? यही सब कहना चाहता था उनका युवा सचिव डॉक्टर सुशील राय। पर कठोर प्रभु का आदेश था कि सिवाय गूंगे बदलू के उनके कमरे में कोई न आए। न जाने कितने इष्ट मित्र आकर लौट गए। जब रंगे बालों और लंबे नाखूनों वाली विधानसभा की सदस्या रानी शिव सुंदरी भी बड़ी देर तक व्यर्थ द्वार भड़भड़ाकर भुनभुनाती लौट गईं और शांत स्वर में डॉक्टर सिंह को कहते सुशील ने सुन लिया, शिवी, मुझे कुछ दिन क्षमा कर दो, मैं शरीर और मन दोनों से अस्वस्थ हूँ। तो वह समझ गया कि लौह द्वार अब किसी मिलने वाले के लिए नहीं खुलेगा। पर दूसरे दिन आधी रात में कुछ पलों तक द्वार खुला था। नर्सिंग होम के जिस वीआईपी मरीज को दूसरे दिन छुट्टी मिलने वाली थी, उसे अचानक दिल का दूसरा दौरा पड़ गया। डरते डरते डॉक्टर रॉय ने द्वार खटखटाया। न खटखटाता और इसी बीच मरीज को कुछ हो जाता तो शायद सिंह नर्सिंग होम की नींव हिल जाती। मरीज किसी जनसंघी मंत्री का साला था। एकदम टाइम बम, कब घातक रूप से फट पड़े ठीक नहीं। देखभाल करने को साथ में निरंतर बनी रही उनकी समाज सेविका साली। उसी ने डॉक्टर सुशील को एक प्रकार से कंधा पकड़कर सीढ़ियों पर धकेल दिया था। जैसे भी हो, डॉक्टर सिंह को नीचे खींच लाओ, नहीं आए तो उनके हक में ठीक नहीं होगा। मरीज को जब यहाँ लाए हैं तब उनके जीवन की जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी। डॉक्टर सुशील ने शायद घबराकर द्वार कुछ जोर से भड़बड़ा दिए। सर, मंत्री जी के साले की हालत बहुत खराब है, एक बार चलकर देख लिया जाए। 100 दानव कंठ एक साथ गरज उठे, भाड़ में जाए तुम्हारा मंत्री का साला। पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने स्वयं ही द्वार खोल दिया। प्रभु का स्याह चेहरा देखकर सुशील सहम गया। लगता था कई दिनों से कमरे में स्वेच्छा से बंदी बने डॉक्टर सिंह ने शरीर पर मन माना अत्याचार किया है। अव्यक्त व्यथा से चेहरा झुलसकर एकदम काला पड़ गया था, जिसे उसने 10 वर्ष के साहचर्य काल में एक बार भी बिना दाढ़ी बनाए नहीं देखा था। जिसका तीखा सुडौल चिबुक भरे कपोल सदा नवजात शिशु के नरम गालों से ही दिखते, उन्हीं पर खुरदुरी सफ़ेद दाढ़ी उग आई थी। जो व्यक्ति दिन में नित्य 2 बार भड़कीले सूट बदलकर मरीजों की नाड़ी पकड़ता, आज वही सुदर्शन व्यक्ति कटघरे में खड़ा अभियुक्त सा लग रहा था।
केवल बनियाइन और पाजामा पहने जब वह मरीज देखने उतरने लगा तो सुशील के जी में आया कि उसे टोक दे। सर, ड्रेसिंग गाउन डाल लीजिए, वहाँ उनकी साली भी है। वह जानता था कि स्वाभाविक मानसिक अवस्था होने पर ऐसी बेढंगी पोशाक में डॉक्टर सिंह शायद घर की जमादारनी के सम्मुख भी नहीं खड़े होते। मरीज की अवस्था सचमुच ही शोचनीय थी, पर डॉक्टर सिंह उसे देखते ही एक बार फिर पुराने डॉक्टर सिंह हो गए। मरीज की शोचनीय अवस्था ही उन्हें पुलकित कर उठती थी। शत्रु पक्ष के साथ ली गई टक्कर तब आनंद देती है जब दोनों ओर का पलड़ा समान हो। अपने कठिन शत्रु की दुर्बलता को उन्होंने इस बार भी पकड़ लिया। सिद्ध पहलवान की भांति आत्मविश्वास का गंडा बांधकर अखाड़े में कूद पड़े और पल भर में शत्रु उनके चतुर दांव पेंच से उल्टा पड़ा था। ऑक्सीजन प्लांट लाओ, फला इंजेक्शन, फला दवा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए बाहर। उन्होंने हो हल्ला मचाती मरीज की तेजस्वी साली को ऐसे डपटा जैसे वह स्कूल की बच्ची हो। मरीज के कमरे में आत्मीय स्वजनों की भीड़ देखकर वह तुनक मिजाज डॉक्टर ऐसे ही भड़क जाता था। रात भर वह मरीज की छाती पर अपने हाथों से मालिश करता रहा। विधि की कैसी विचित्र विडंबना थी कि हजारों मुर्दों में जान फूंक देने वाला यह अनोखा जादूगर 8 दिन पहले हाथ बांधे खड़ा देखता रह गया और बलवती मृत्यु अपने हजारों पराजियों का एक ही आघात में प्रतिशोध ले उसे अंगूठा दिखाकर चली गई थी। फ्रिज में धरे तरबूज के लुभावने रक्तिम अंतस्तल में छिपी घातक कुटिल मृत्यु मुस्कुरा रही है, यह पिता पुत्र क्या जानते थे। तरबूज की एक फांक तो पिता ने भी खाई थी, फिर मृत्यु पुत्र को ही क्यों ले गई। पिता और पुत्र भी क्या ऐसे वैसे थे? दोनों साथ साथ खड़े होते तो लगता कि 2 जुड़वा भाई खड़े हैं। डॉक्टर साहब 50 से कुछ ऊपर ही थे, पर चाहने पर अब भी सेहरा बांध सकते थे। न एक बाल सफ़ेद, न एक झुर्री। दिल्ली के उच्चतर तबके के नारी समाज की सदस्याएं लुक छिप कर डॉक्टर सुशील से भेद लेने की चेष्टा करती। डॉक्टर सिंह कौन सा हेयर डाई यूज़ करते हैं? और जब हंसकर सुशील उनसे कहता कि डॉक्टर के व्यक्तित्व में किसी हेयर टॉनिक के विज्ञापन से चमकते उनके सिर से लेकर स्त्रियों को लजाने वाले और गौर चरण युगल तक सब कुछ विधाता प्रदत्त है, तो वे उसे अविश्वास से घूर कर चली जाती। दोष उनका भी नहीं था। डॉक्टर सिंह की मोती सी दंतपंती देखकर तो 3-4 बरस तक स्वयं सुशील को ही धोखा हो गया था। और यहाँ 32 वर्ष की आयु में सामने के 3 नकली दांत बनवाने में कितने पैसे लग गए थे। उस पर भी दिल्ली के प्रसिद्ध डेंटिस्ट ने ऐसा ठगा कि जीभ का स्पर्श पाते ही तीनों दांत कागजी शटलकॉक से उछलने लगते। आप ही का सा डेंचर बनवाना चाहता था सर। डेंटिस्ट कौन था आपका? उसने लड़कियों की भांति लजाकर पूछा था। डॉक्टर साहब ठठाकर हंस पड़े थे। डेंचर? किसने कहा मेरा डेंचर है? हिलाकर देखो। वह फिर जोर जोर से अपने दांत हिलाने लगे थे। किसी डेंटिस्ट के बाप की हथौड़ी भी इन्हें नहीं हिला सकती। जानते हो इस डेंचर का रहस्य? हंसने पर वह कठोर व्यक्ति कितना मधुर लगने लगता था। मेरे जीवन के 50 वर्षों में आरंभ के 20 वर्ष छोड़ बाकी के 30 वर्षों में चीनी के एक कण ने मेरे दांतों का स्पर्श नहीं किया है। ठीक ही तो कह रहे थे वह। कृतज्ञ मरीजों के घर से आए न जाने कितने मिष्ठान भरे टोकरे इधर उधर पड़े रहते। कभी रानी शिवसुंदरी अपने कार में भरकर ले जाती और नौकर चाकर नाक मुंह से ठूंसते। सुशील की माँ कहती, अरे बेटा, अंधों के राज में गधा पंजीरी खाए। पत्नी होती तो क्या ऐसा होता? मृत पत्नी का बड़ा सा तैल चित्र उनके विजिटिंग रूम में टंगा रहता। कुछ दिनों पूर्व उनका एक प्रतिभाशाली मरीज अपनी समस्त कृतज्ञता डॉक्टर पत्नी की एक विराट ताम्र मूर्ति में ढालकर उन्हें उपहार दे गया था। कैसी तेजस्वी महिला रही होंगी वह। 25 वर्ष की अल्पावस्था में ही डॉक्टर की पत्नी की अकाल मृत्यु के कारण बना था असाध्य ब्रेस्ट कैंसर। फिर उन्होंने पिता के लाख कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया था।
अपनी अधूरी डॉक्टरी पूरा कर वह कुछ दिनों विदेश में बसे रहे, फिर स्वदेश लौट आए। तालुकेदारी बेचकर दिल्ली में ही उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया था। पुत्र विदेश में ही पिता के पेशे की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। पिछले ही वर्ष वह आश्चर्यजनक रूप से छोटी अवस्था में FRCS कर लौटा और अनायास ही पिता की दक्षिणी भुजा बन गया। पुत्र प्रेम के लिए जिस अर्धांगिनी के विरह की कफनी उन्होंने स्वेच्छा से ओढ़ी थी, उस त्याग का पुरस्कार दे दिया स्वयं उनके पुत्र ने। पिता लाखों में एक सर्जन था तो पुत्र लाखों में एक चिकित्सक। पिता वाम हस्त से कठिन ट्यूमर चीर कर ऐसे रखता जैसे स्त्रियां सधे हाथ से अचार का नींबू चीरती हैं, और पुत्र उसी अनुभव के अंदाज से औषधि के मसाले भरता। पर कभी कभी नाम भी कैसी व्यर्थ मरीचिका बनकर रह जाती है। डॉक्टर के बेटे का नाम था मृत्युंजय, पर मृत्यु को जीत नहीं सका बेचारा। मृत्यु ने ही उसे जीत लिया। उसके क्लिनिक में बैठते ही मरीजों की संख्या में समृद्ध गृहों की सुंदरी किशोरियां ही स्वेच्छा से नकली रोगों का वर्णन कर डॉक्टर सिंह की पैनी छुरी पर गिरने बहुत बड़ी संख्या में आने लगी तो डॉक्टर सिंह मुस्कुराए थे। वह समझ गए। पुत्र के आते ही किशोरी मरीजों की संख्या ऐसी बढ़ी कि उन्हें अपने क्लिनिक में नया विंग बढ़ाना पड़ा। रिश्तों का तो पूछना ही क्या था, पर पुत्र पिता से अधिक चतुर था। विदेश की सुरा सुंदरियों ने क्या कभी उनके कार्तिकेय से पुत्र को निरामिष भोजी बने रहने दिया होगा? अपने अनुभव की डायरी खोल वह अपने विदेशी प्रवास के रंगीन पृष्ठों की स्मृति में घंटों तक डूब जाते। स्वयं विधुर पिता के मिलने वालों में मिलने वालियों की संख्या ज़्यादा है, वह संसारी पुत्र भी खूब समझता था। माँ की आदमकद ताम्र मूर्ति की ओर कभी डॉक्टर सिंह आँख उठाकर नहीं देखते, या शायद देख नहीं सकते, यह वह खूब समझता था। फिर भी नर्सिंग होम का नाम धरा था सुधा नर्सिंग होम। कभी कभी मृत माँ के चित्र को एकांत में देखता तो युवा डॉक्टर मृत्युंजय के होठ व्यंग से टेढ़े हो जाते। पिता का यह कैसा खोखला प्रदर्शन था। उसी मूर्ति के पास टेबल पर क्या वह उस विधानसभा की धूर्त सदस्या के साथ पिता की हंसी मजाक नहीं सुन चुका है? जिस पति को अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम होगा, वह कम से कम अपनी कोठी किसी कॉलेज पार्क का नाम अपनी पत्नी के नाम पर कभी नहीं धरेगा। सुशील, उसने एक दिन यह बात अपने डॉक्टर मित्र सुशील से हंसकर कहा। सच पूछो तो मुझे तो ताजमहल देखने की भी इच्छा नहीं होती। यह सब दिखावा भला क्यों? अरे, अपनी बीबी को चाहते हो तो सारी दुनिया में मोहब्बत का ढोल क्यों पीटते हो? और सचमुच एक दिन उसने जिद कर क्लिनिक से अपनी माँ का नाम हटा दिया था। पिता की समस्त दुर्बलताओं को जानने पर भी वह स्नेही पुत्र पिता से एक क्षण भी अलग नहीं होता। शायलॉक सा निर्दयी पिता मरीज के प्राण जाने से पहले अपनी ऊंची फीस का बीमा करवा लेता है, यह बेटे से छिपा नहीं था। पिता की शराब से आसक्ति, नारी लोलुप चटोरी जिह्वा, कुछ भी उससे लुका छिपा नहीं था। पर फिर भी स्वेच्छा से अनजान बना वह डॉक्टर सिंह के समस्त दुर्गुणों पर काला पर्दा डालकर ढांप देता। पुत्र के इस क्षमाशील व्यक्तित्व को देखकर पिता ने संतोष की सांस ली। पर ठीक तीसरे महीने ही वर्षों से मित्र बना पुत्र अचानक शत्रु बनकर कलेजे में खंजर भोंक देगा, वह क्या जानते थे। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया था। 2 उल्टियाँ, 2-3 दस्त, और बस नैन पुतलियाँ उलट गई थीं। केवल एक बार अर्थी पर अबोध शिशु की भांति पछाड़ खाकर डॉक्टर सिंह ने पूछा था, यह मुझे कैसा दंड दिया प्रभु? कुछ ही क्षणों को वह लौ पुरुष टूट गया था। फिर भागकर उन्होंने कमरा बंद कर लिया। अर्थी कौन ले गया, किसने कंधा दिया, किसने मुखाग्नि दी, उन्हें कुछ पता नहीं चला। कभी कभी सुशील के जी में आता कि उन्हें बाहों में बांध कर कहे, सर जी छोटा क्यों करते हैं? अब आपका बेटा मैं हूँ। आपका पुत्र नहीं रहा तो दूसरों के पुत्र तो हैं। उन्हें असाध्य रोगों से मुक्त कर अपने पुत्र का अमर स्मारक बनाइए। पर मन ही मन वह सब समझता था। सगे पुत्र का धुंधला टिमटिमाता तारा जब टूट कर गिरता है, तब नक्षत्र खचित व्योम भी उस क्षतिग्रस्त शून्य की पूर्ति नहीं कर सकते।
फिर भी रात भर जाग कर उसने कई बार रट कर ये वाक्य कंठ में साधे थे कि वह डॉक्टर सिंह से ज़रूर कहेगा। जैसे भी होगा वह उन्हें आज क्लिनिक में खींच ही लाएगा। वह जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि गूंगा बदलू डॉक्टर सिंह का पत्र थमा गया। सुशील, लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ, शायद लौटूं और शायद नहीं। सारा अकाउंट और क्लिनिक तुम्हें सौंप गया हूँ। जी में आए तो चलाना और जी में आए तो ताला डाल देना। तुम्हारा डॉक्टर सिंह। बदली की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। कहाँ गए, कब गए? एक प्रकार से उसे हिला हिला कर सुशील ने झिंझोड़ कर रख दिया। पर फलहीन ठूंठ वृक्ष सा गूंगा बदलू हिलाए जाने पर भी फल कैसे गिरा सकता था? डॉक्टर सिंह लूप लाइन की उसी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे जिसमें 28 वर्ष पूर्व बैठे थे। यह कौन जान सकता था? वीरभूम का युग पुरुष करवट बदलकर शायद बेसुध पड़ा होगा। जहाँ से एक बार सांस रोककर भाग आए थे वहीं अब फिर सांस रोककर भागे जा रहे थे। क्या खींच रहा था उन्हें? रागा माटी के बीच सड़पड़ी सी बल खाती कोपाय नदी या वर्षा से भीगी संथाल झोपड़ियों की खस के पीछे पंखे सी सुगंध या कच्ची संथाल ताड़ी की मादक स्मृति। जीवन के रस से छलकती गागर जब रीति होकर ढुलक गई तब इस गांव की स्मृति ने उन्हें क्यों पुकारा? क्या था वहाँ? पिता के अतरंग मित्र थे वीरभूम के जमींदार सुधीर रंजन राय चौधरी। पूजा की छुट्टियों में उन्हीं संतानहीन जमींदार स्नेही दंपति द्वय का अतिथि बनकर वह ग्वालपाड़ा गया था। अपने विदेशी मित्रों के लिए बनाए गए अतिथि गृह को स्नेही जमींदार साहब ने उसके लिए खोल दिया था। एकांत में तुम मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, यहाँ कोई विघ्न डालने नहीं आएगा, उन्होंने कहा था। अब वह खुद ही नित्य विघ्न डालने आ जाएं तो भला डॉक्टर क्या कर सकता था? मोटी मोटी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में डूबा युवा डॉक्टर जैसे ही खिड़की खोलकर बैठता वैसे ही पास के जमींदार साहब की पुत्री की स्मृति में बन रहे कन्या पाठशाला भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो जाता। छत पीटती संथाल युवतियों की आकर्षक पदचाप का मृदु संगीत उसके अध्ययनशील चित्त को नीरस जीव विज्ञान की पुस्तकों से खींच ले जाता। फिर देखता किसी सर्कस सुंदरी की सहज भंगिमा से चल रही कतारबद्ध संथाल किशोरियां खिलखिलाती हुई गारा सीमेंट ढो रही हैं। सांचे में ढले अंग, पंखे के आकार का संथाली जूड़ा, काले कोबरा की चिकनी काली खमकती नंगी पीठ, घुटनों तक बंधी धोती और चेहरे के रंग का विरोधाभास प्रस्तुत करता लाल जवा का फूल, जिन्हें देखकर वह लजाकर आंखें फेरता। उन्हें लजाने का न अवकाश था न चिंता। शायद उसका चित्त पढ़ लिख कर सयाना हो गया था और उन अनपढ़ प्रकृति की निर्जन वनस्थली में जन्मी वन कन्याओं का चित्त था शिशुषा, निष्कपट, निर्दोष। कभी कभी ठेकेदार के कर्कश स्वर में एक ही नाम की बार बार आवृत्ति होती। अरे चांदमणि, तू छोकरी अपने को समझती क्या है? अपने इस रूप का इतना घमंड क्यों है तुझे? अति रूप से ही जनक सुता हरी गई थी, इतना याद रख। तब से बस एक ही तसला गारा लाई है। तसला सिर पर धरे ढीठ चांदमणि जानबूझकर अलस मंथर गति से चली जा रही थी कि बूढ़ा ठेकेदार कर्कश स्वर में चीखा, तुमसे अब काम नहीं होने का। घाघू से आज ही कहना होगा कि तुझे अब बीरू को सौंप दे। एक लाठी धरेगा बीरू और यह कमर की लचक पचक सब भूल कर रह जाएगी। खिलखिलाकर चांदमणि हंसती और चौंक कर डॉक्टर की आंखें स्वयं उसकी तरफ उठ गईं। बांस वनों के झुरमुट से घिरे उस जंगल में संध्या नित्य कुछ समय से पहले ही उतर आती थी। चटपट उसने खिड़की बंद कर दी। अच्छा, तो वही थी घाघू की बेटी। एक दिन वह कुछ कह तो रहा था कि उसकी एक बेटी है, उसकी सगाई कर दी है, पर ठेकेदार के यहाँ काम कर रही है, कुछ पैसे कमा लेगी तो ब्याह भी कर देगा। घाघू मांझी जमींदार साहब का संथाल सेवक
और उन्होंने उसे मित्र पुत्र की सेवा के लिए वहीं भेज दिया था। रात बड़ी देर तक पुस्तकें पढ़ता, दूसरे दिन देर तक सोता रहा। अचानक तीखे अपरिचित नारी कंठ को सुन वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। देखा, उसकी खिड़की पर खड़ी सुंदरी चांदमणि ठेकेदार को अंगूठा दिखा रही है। वह जिस भाषा में हंस हंसकर अपनी सखियों से जो कुछ कह रही थी, उसका एक शब्द भी सिंह के पल्ले नहीं पड़ा, पर अंगूठा प्रदर्शन की विजयी मुद्रा से वह जान गया कि अब वह ठेकेदार के यहाँ काम नहीं करेगी। दूर से आकर्षक दिखने वाली श्यामांगी निकट से देखने पर निश्चित रूप से सुंदरी थी। मोती जैसे उजले दांतों की मनोहारी पंक्ति को पहले डॉक्टर सिंह देखता ही रह गया। कौन हो तुम? यहाँ कैसे चली आई? सिंह ने विवश स्वर में हाँक लगाई। तभी उस वन कन्या ने मराल ग्रीवा को झटके से पीछे कर अपनी पहाड़ी झरने की मीठी हंसी से कमरा गुंजा दिया। चिल्ला क्यों रहे हो बाबू? फिर अपने गूंगे पैटोमाइस से उसने माथे पर हाथ धर नकली खांसी खास अपनी कलाई पकड़कर उसे समझा दिया कि उसके पिता घाघू बीमार हैं और अब यहाँ वही काम करेगी। अजीब मूर्ख है जंगली घाघू। अपनी इस सुंदरी चंचल पुत्री को उसने एक परदेशी युवक के कमरे में कैसे भेज दिया? फिर तो कुछ ही घंटों में चांदमणि ने उसके कमरे की छत की किसी प्रचंड गति के साइक्लोन की भांति उड़ाकर धर दी। पहले महा उत्साह से उसके लाल जूते पर काला पॉलिश पोताई। जब तक वह जूते की दुर्गति देख छीनने लायक लपका, जूते का अर्धांग काला बन चुका था। फिर उसने स्टोव में न जाने कितने अनाड़ी पंप भर डाले कि मिट्टी के तेल की फुहारे छोड़ता स्टोव क्रोधित सर्प सा फुफकारने लगा। भागकर झुंझलाए सिंह ने स्टोव बुझाया और हाथ हिला हिलाकर उसे दूध का कटोरा, डबल रोटी दिखाकर समझाया कि अब वह चली जाए, खाने को यह सब है, वह खा लेगा। मुस्कुराकर चांदमणि ऐसे बैठ गई जैसे वह सब समझ गई हो। समझ गई है तो बैठ क्यों गई? हार कर वह अपने पलंग पर जाकर बैठ गया। बड़ी देर तक जब उसके जाने की आहट नहीं मिली तो उसने सहम कर चौके में झांका। देखा चांदमणि दूध के कटोरे में डबल रोटी डुबो डुबो कर खा रही थी। नए स्वामी को देखते ही निर्दोष हंसी से उसका सांवला चेहरा उज्जवल हो उठा। तुमने ही तो कहा था खा लो। हाय रे दुर्भाग्य, पता नहीं ये कुछ का कुछ समझने वाली पगली कभी कुछ अनर्थ न कर बैठे। खा पीकर चांदमणि उसकी भोजन व्यवस्था में जुट गई। न जाने कहाँ से वह आंचल में ढेर सारी सुखाई गई छोटी मछलियाँ ले आई थी। उन्हीं को तेल में चटपट भूंजकर पल भर में आतप चावल रांध लाई। मेज पर चावल की प्लेट लगाकर उसने गलाया गरम गाय का घी और स्तूपाकार चावल पर उसे बिखेर दिया। जितनी देर वह खाता रहा, वह स्वयं चौके में जाके छिप गई। शायद वह जान गई थी कि उसकी उपस्थिति संकोचशील अतिथि को पेट भर खाने नहीं देगी। वह हाथ धोने उठा तो अपने पिता ही की भांति चिलमची जग तौलिया लेकर उपस्थित हो गई। तसले में सीमेंट गारा ढोने वाली यह मजदूरनी यह सब कैसे सीख गई थी? 3 दिनों में उसने उस कर्मपरायण सुंदरी सेविका ने अपनी निस्वार्थ सेवा से डॉक्टर सिंह को ऐसा जीत लिया कि 3 दिन पहले जिसकी वन्य उपस्थिति से युवा डॉक्टर झुंझला उठता था, अब वह उसी के आने के समय अपने आँखों से खुद को दर्पण में देखता। अधूरा डॉक्टर शायद नवीन प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए उसके पिता की पसलियां ठोक पीट एक छोटा मोटा नुस्खा भी लिख आया था। चांदमणि की बड़ी आंखें प्रशंसा में विस्फारित होकर और बड़ी हो गई थीं। कभी कभी प्रेम में डूबी याचिका को चूल्हे पर जलती मछली का ध्यान नहीं रहता। जलने की गंध पाकर वह मछली उतारने भागती तो डॉक्टर उसे फिर बाहों में खींच लेते। कैसी अद्भुत देह गंध थी उस वनकन्या की। नई बन रही इमारत की सोधी गंध ही उसके शरीर में रिस गई थी, या कच्ची ताड़ी के रस की मादक सुगंध। उस मधुर श्वास प्रश्वास में कैसा सरल आत्मसमर्पण था उसका। एक बार तरुण डॉक्टर के संस्कारी चित्त के अधमरे विवेक ने विरोध में गर्दन उठाकर आपत्ति भी की थी। यह तुम्हारा सरासर अन्याय है
क्या परिणाम से आंखें मूंद रहे हो? इस निर्दोष किशोरी के साथ की गई छलना क्या तुम्हें जीवन भर डसेगी नहीं? चांदमणि सचमुच ही तेजस्वी बनती जा रही थी। 7वें दिन घाघू स्वस्थ होकर लौट आया। चांदमणि को कभी कभी वह उसके पिता के सम्मुख ही हंसी हंसी में छेड़ देता। क्यों घाघू, कब कर रहे हो इसका ब्याह? बीरू तो कह रहा था इसी बैसाख में इसे ब्याह ले जाएगा। बीरू का नाम सुनते ही वह भड़क उठती। घाघू कुछ कहता इसके पहले ही वह कहती, बीरू के मुंह में आग लगे। 7 दिन के लिए आए पहुने को अब 20 दिन हो गए थे। चांदमणि नित्य आधी रात को निर्भीक अभिसारिका बनी उसकी खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती। 2 लंबे लंबे हाथों की रस्सी उसे ऐसे खींचती जैसे वह कागज का फूल हो। एक दिन दोनों हाथ उसे उठाने झुके तो वह नित्य की भांति वहां नहीं थी। महुआ वृक्ष के नीचे बैठी उल्टी कर रही चांदमणि थोड़ी ही देर में फिर हंसती खिड़की के नीचे खड़ी हो गई। आज मौसी ने ढेर सारा रस पिला दिया, इसी से सिर चकरा गया, यह कहकर उसने हंसी के फूल बिखेर दिए। डॉक्टर सिंह रात भर सो नहीं सका। क्या मौसी के पिलाए ताड़ी के रस से ही उसका माथा चकरा रहा था? ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। सारी रात वह यही मनाता रहा। दूसरे दिन उठते ही उसने अपना सामान बांध लिया। चांदमणि उस दिन अपनी मौसी के साथ शिवड़ी के मेले में रस बेचने जा रही थी। चांदमणि से उसने अपने जाने की बात ही नहीं की और चुपचाप खिसक गया। चलने लगा तो उसने घाघू के हाथ में 100-100 के 2 नोट धर दिए। कॉलेज फीस के लिए धरे 200 घाघू के हाथ में धर उस मूर्ख स्वार्थी युवक को लगा कि वह संसार का सबसे उदार व्यक्ति है। इतने रुपए? सरल घाघू की आंखें फट गईं। ऐसी टिप तो जमींदार के किसी भी अतिथि ने कभी नहीं दी। चंदामणि के ब्याह में लगा देना, उसने फिर कहा। और हाँ, अब विवाह में देरी मत करना घाघू। फिर तीसरे ही महीने डॉक्टर सिंह ने अपने पिता को अपने विवाह की स्वीकृति दे दी। इतने वर्षों तक अपने वैभव और प्रभुता के अहंकार में अंधे बने वह जानबूझकर अतीत को सशक्त भुजाओं से पीछे ढकेलते रहे थे। पर आज उन सशक्त भुजाओं की शक्ति चुक कर रह गई थी। जिस सरला किशोरी को असहाय अवस्था में छोड़कर वे भाग आए थे, जिसके निस्वार्थ आत्मसमर्पण की याद शायद ही कभी उन्हें आई हो, उसी सांवले चेहरे पर जड़ी 2 आँखों का मूक उपालंभ आज उन्हें अपने जीवन के चरम दुख के छड़ों में पागल बना उठा। पहुँचे तो दिन डूब चुका था। पंसारी की छोटी सी दुकान काल चक्र में विलुप्त होकर वहाँ एक जगमगाता डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में उपस्थित था। जमींदार साहब का पता पूछना व्यर्थ था। वह संथाल ग्राम की ओर आगे बढ़ गया। वही वेणुवन और वही कद की परेड सी करती झोपड़ियाँ। अंधेरे ने बढ़कर परिचित हाथ कंधे पर धर दिए। अचानक विलाप का करुण स्वर सुनकर वह ठिठक गया। उसका सर्वांग सिहर उठा। धीरे धीरे उसने चोर की भांति बढ़कर खिड़की से झांका। उसके जी में आया कि वह जोर से चीख पड़े। छोटे से कमरे का संकुचित क्षेत्रफल घेरे जो लंबी लाश पड़ी थी, वह तो स्वयं उनके पुत्र मृत्युंजय का जीवित संस्करण था। क्या वही पिता को व्याकुल करने एक बार फिर अर्थी में बंधने लौट आया था? उसके चारों ओर घेरा सा बनाए संथाल स्त्रियां घुटनों में सिर डाले करुण सिसकियों का वैसा ही छंदबद्ध संगीत प्रस्तुत कर रही थीं। मृतक के सामने पछाड़ खाती माँ को बगल में बैठे एक व्यक्ति ने बड़े यत्न से उठाया और डॉक्टर सिंह ने उसे देखकर कच्ची मिट्टी की दीवार थाम ली। बूढ़े वीरू मांझी को घनी सफ़ेद मूंछों के बीच भी उन्होंने पहचान लिया। मत रो चांद, यह क्या अब तेरे रोने से लौटेगा? उन्मादिनी चांदमणि एक बार फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर सिंह मुड़े और तेजी से भागने लगे। कुछ पलों के लिए शायद वह सचमुच ही मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उन्हें लगा कि संथाल भीड़ उनका पीछा कर रही है, मृत बलाई की लाश लेकर। उन्हें पकड़ वे अर्थी उन्हीं के कंधों से टिका देंगे।
यह सोचकर हाफते पसीने से लथपथ जब डॉक्टर सिंह बोलपुर पहुँचे तो सभी पैसेंजर गाड़ियाँ जा चुकी थीं। उन्होंने फटे स्वर में कहा, पर मुझे तो अभी जाना है। स्टेशन मास्टर ने उस विक्षिप्त से व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में कहा, अभी तो कोई गाड़ी नहीं जाएगी साहब, एक मालगाड़ी ज़रूर खड़ी है, 8वें दिन कलकत्ता पहुँचेगी, चाहे तो उसी से चले जाइए। पर उसके व्यंग को ग्रहण करने की अवस्था डॉक्टर सिंह में नहीं बची। धन्यवाद कहते वह नित्य एयर कंडीशन गाड़ी में यात्रा करने वाले चोरों की भांति इधर उधर देखते सचमुच ही मालगाड़ी के डिब्बे में जाकर बैठ गए और उनके सहयात्री थे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बकरे और गायें। सबने एक साथ चौंक कर उस डरे सहमे यात्री को देखा। फिर जुगाली करती हुई बड़ी बड़ी करुण आंखों वाली गाय ने अपनी स्वीकृति दे दी, जैसे वह सब कुछ जान गई हो। अंजर पंजर हिलाती मालगाड़ी चली। बकरों के साथ साथ वह भी धक्का खाकर गिरा, फिर खिड़की पकड़कर बैठ गया। खिड़की के उसी छिद्र से वर्षों पूर्व के परिचित स्टेशन एक एक कर हाथ मिला गए। पास खड़ा दढ़ियल पंछाही बकरा उसका घुटना चाटने लगा। शायद एक पशु ने दूसरे पशु को पहचान लिया था। हिलती मालगाड़ी के कंपन से टुनटुनाती गाय के गले में घंटियां बज रही थीं। डॉक्टर सिंह को लगा कि वह किसी पवित्र देव स्थल में बैठे हैं और उसी मंदिर की नन्ही घंटियां बजने लगी हैं। मुझे यह दंड क्यों दिया प्रभु? 15 दिन पूर्व जवान बेटे की अर्थी पकड़ इस मूर्ख डॉक्टर ने विधाता के न्यायालय में अपनी तर्कहीन नॉलेज की थी। जिसने जीवन भर कभी जन्मदाता का स्मरण नहीं किया, उसी नास्तिक संतान के कमज़ोर मुकदमे का निर्णय देने शायद वह न्यायप्रिय विधाता उसे इतनी दूर ले आया था। मृत्युदंड सुनकर बहुत से अभियुक्त चेहरे पर स्वयं ही रुमाल बांध लेते हैं। डॉक्टर सिंह ने अपने कांपते घुटनों में अपना मुंह छिपा लिया। तो देखा आपने, हमारे ही कर्म घूम फिर कर हमारे पास आते हैं, तो प्रयत्न यह होना चाहिए कि हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, और अगर हो तो समय रहते हम उसका सुधार कर लें। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।